Everyone, welcome back to the channel. So this is part 6 and last part of कैश बुक. आज हम खत्म कर लेंगे पैटी कैश बुक और पैटी कैश बुक होने के बाद हमारा चैप्टर कैश बुक पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारे पहले 10 चैप्टर अकाउंटेंसी के खत्म हो जाएंगे. सो पैटी कैश बुक क्या होती है वो जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो बनानी कैसे होती है. और इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो सितंबर एग्जाम्स है चाहे वो फाइनल एग्जाम्स है. तो बहुत अच्छे से सीख लेना पूरे का पूरा पैटी कैश बुक बनता कैसे है, किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं. तो देखो पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, वहां से शुरुआत करते हैं. देखो पैटी का मतलब होता है स्मॉल. पैटी का मतलब होता है स्मॉल. कैश बुक का मतलब तुम जानते ही हो कि जहां पे कैश रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होती है. तो पैटी कैश बुक क्या होती है, ऐसी कैश बुक जो जहां पर हम छोटे मोटे खर्चे सारे रिकॉर्ड करते हैं. मतलब कि एक तो हम कैश बुक अलग बनाते हैं और एक पैटी कैश बुक अलग बनाते हैं. ये कैश बुक जो बनाता है ना, ये अकाउंटेंट क्या करता है, एक पैटी कैशियर रख लेता है. इस पैटी कैशियर को ना वो मान लो महीने के 10,000 दे देता है कि साल के महीने के शुरुआत में उसने उसको 10,000 दे दिए कि इसमें से आप छोटे मोटे खर्चे जितने भी हो वो सारे कर देना. क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, 10 रुपए का हो गया, कोई 20 रुपए का हो गया, कोई 30 रुपए का हो गया, दिन में 4 बार चाय आ गई. तो वो अगर हर एक अलग अलग ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक कितनी बड़ी हो जाएगी, सोचो, लंबी लंबी. तो ये सारी छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग हम पैटी कैश बुक बना देते हैं. और फिर जैसे ही महीने का एंड होता है, मेन कैशियर इसका कहता है कि हिसाब दे. तो ये कहता है कि 10,000 में से 3,000 बचे, 7,000 लग गए. तो फिर ये कैशियर क्या कहता है, 7,000 उसे और दे देता है. फिर वो अपना अगले महीने का खर्चा चलाता है. फिर इस तरीके से वो हर महीने उसको पेमेंट करता रहता है जितने जितने महीने के खर्चे हो. तो पैटी कैश बुक के बेनिफिट क्या होंगे, काम आसान हो जाएगा कि अब कैशियर को छोटी छोटी ट्रांजेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, वो पैटी कैशियर ही रख लेगा. और पैटी कैशियर जिसको आप बनाओगे तो वहां पे आपको ज्यादा स्किल्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे ही संभालने हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी तो बात ही नहीं होगी. तो पैटी कैश बुक का ये मतलब होता है. देखें क्या लिखा हमने. पैटी कैश बुक इज अ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूज्ड बाय बिजनेसेस टू ट्रैक एंड मेंटेन माइनर, छोटी छोटी डे टू डे कैश एक्सपेंडिचर दैट आर टू स्मॉल और इनकन्वीनियंट टू बी पेड बाय मेन कैशियर. कि मेन कैशियर के लिए वो बहुत छोटी ट्रांजेक्शन है कि मेन कैशियर थोड़ी 5-5, 10-10 रुपए देने बैठेगा, तो वो एक पैटी कैशियर को रख देता है. इट एक्ट्स एज अ सब्सिडरी बुक टू द मेन कैश बुक. की मेन कैश बुक की ये सब्सिडरी के रूप में काम करती है, कि उसके छोटे भाई के रूप में काम करती है. ठीक है. प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दीज स्मॉल ट्रांजेक्शंस. इन स्मॉल ट्रांजेक्शंस का वो अच्छे से रिकॉर्ड रख लेती है. इसके फायदे क्या होते हैं, देखो. व्हाट आर द फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैटी कैश बुक. पहला कहते हैं कि सिंप्लीफाई रिकॉर्ड कीपिंग. रिकॉर्ड कीपिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है कि सारी ट्रांजेक्शंस एक जगह पे ना जाके और जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन उनको अलग कर देता है. तो ये सिंप्लीफाई कर देता है रिकॉर्ड कीपिंग को. दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं रिड्यूसेस वर्कलोड, है ना. अब जो मेन कैशियर है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि उसको सारी ट्रांजेक्शंस खुद से नहीं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी होंगी वो तो पैटी कैशियर लिखेगा. तो वर्कलोड मेन कैशियर का रिड्यूस हो जाएगा. एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही. अब छोटे मोटे खर्चे कितने हो रहे हैं, किस चीज में कितने हो रहे हैं, पैसा सही से भी ऐसा ना हो कि बिना बिल लिए, कि मान लो चाय का भी है तो चाय की पर्ची आनी चाहिए, उस हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए. तो उन सारी चीजों के अंदर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर देते हैं हम पैटी कैशियर की, कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. कोई भी छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है. उनका जो भी खर्चे, उनके जो बिल लेना, एक तरीके से जो भी पर्ची सामने से बन के आ रही है वो बिल लेना है, वो पर्ची लेनी है और उस हिसाब से पेमेंट्स करनी है. हम उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर देते हैं. इंप्रूव कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाता है कि छोटे मोटे खर्चों का हिसाब एक बंदे के पास है, बड़े बड़े खर्चों का हिसाब एक बंदे के पास है, तो कैश मैनेजमेंट बहुत इजीली इंप्रूव हो जाता है. समझ गए. तो ये सारे हैं हमारे पास फीचर्स ऑफ पैटी कैश बुक. अगला आता है टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक. तो पैटी कैश बुक हमारे पास दो तरीकों की होती है. एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक. सिंपल पैटी कैश बुक तो क्या होती है कि हम एक सिंपल कैश बुक बना देते हैं, उसके अंदर छोटे मोटे खर्चों के लिए पहले पैसे मिल जाते हैं, फिर उसमें से वो खर्चा करते चला जाता है. एनालिटिकल कैश बुक में हम ना एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं, कि सिमिलर तरीके के खर्चे का एक कॉलम बना दिया, फिर एक बना दिया, फिर एक बना दिया. हम उसका फॉर्मेट भी सीखेंगे कि हम क्या करते हैं एनालिटिकल कैश बुक में, कि जैसे कि कैरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे एक कॉलम में दिख रहे होंगे आपको, और इसी तरीके से आपको स्टेशनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो एक में दिख रहे होंगे, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड है वो एक कॉलम में दिख रहे होंगे. तो इससे ना आसान हो जाता है एनालिसिस करना कि छोटे मोटे खर्चे हमारे कहां पर हो रहे हैं. तो वो होता है एनालिटिकल कैश बुक. हमारे पास जो क्वेश्चन आना है पेपर में वो एनालिटिकल का ही आना होता है. इन दोनों कैश बुक को बनाते वक्त इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ,
इन दोनों को बनाते वक्त एक सिस्टम को फॉलो करते हो आप, जिसका नाम होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम देखो क्या कहता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम कहता है कि भैया आप ना हर महीने या हर हफ्ते जितने भी समय के लिए आप पेटी कैशियर को कैश दे रहे हो उसको रीइंबर्स करते रहो। मतलब कि आपने जैसे पेटी कैशियर को दिया 1,000 रुपए और एक हफ्ते का आपको अंदाजा है कि एक हफ्ते के खर्चे हो जाएंगे, एक हफ्ते के बाद वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं, तो आप उसे 800 और दे दोगे, आप रीइंबर्स कर दोगे उसको। इस तरीके से मान लो आपने महीने के लिए 10,000 दिए, वो महीने के एंड पे आपको कहता है कि सर 3,000 बच गए, तो आप उसको 7,000 और दे दोगे। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप वो पेमेंट जितनी पेटी कैशियर के पास होनी चाहिए उसको आप रीइंबर्स करते चले जाओ। सो दैट इज योर इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे बनती है कि कैशियर, मेन कैशियर उसको पैसे देता रहता है, मंथली जितने भी खर्चे हो उतने देता रहता है। कि पहले शुरुआत में 10,000 दे दिए, फिर महीने में खर्चे हुए मान लो 5,000 या 6,000, तो जो 6,000 खर्चा हुआ कैशियर उसको 6,000 और दे देगा। पेटी कैशियर के पास फिर से 10,000 का पूरा कॉलम हो जाएगी, पूरी बैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कैशियर से पैसे लेता रहता है। दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, कई बार इम्प्रेस सिस्टम पूछ लेते हैं आपसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम पूरा का पूरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे। सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। क्या वाकई नहीं करवा रहा? करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? इसी क्वेश्चन को करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसी को अगर सिंपल कैश बुक बनाना होता तो कैसे दिखती। बस वो बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है। तो पहले हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक देखते हैं, जो कि आपके पेपर में आनी ही आनी है, बहुत अच्छे से देखना। चलो देखें पहले इसका फॉर्मेट कैसा होता है। जब हम ये पेटी कैश बुक बनाते हैं ना, इसका फॉर्मेट नॉर्मल कैश बुक से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर ना हम कॉलम एक ही रखते हैं डेट का। डेट का अलग अलग कॉलम नहीं बनाते। दिखाता हूं मैं आपको अभी। ये कॉलम मैंने बना दिया रिसिप्ट का। अगर याद ना रहे तो ऐसे याद रख सकते हो इसको, आरडीवीपी। क्या? आरडीवीपी। तो सबसे पहले रिसिप्ट, फिर डी से आता है आपके पास डेट, फिर वी से आता है आपके पास वाउचर नंबर, फिर पी से आता है आपके पास पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपके पास कितना टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स कितनी है। फिर आप एनालिसिस के लिए जितनी भी जो भी एनालिटिकल के लिए ना, फिर आप क्या करते हो, हर चीज का कॉलम बनाते हो जिस जिस तरीके के खर्चे हो। जैसे इस सवाल में तो आपको दे रखा है कि जी पोस्टेज है, कन्वेयंस है, स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट है, मिसलेनियस है, ये 5 कॉलम आपको बनाने हैं। पेपर में ये दिए नहीं होते, तो आपको खुद एनालिसिस कर लेना होता है। कि जैसे आपको दिखेगा कि एनवेलप एंड स्टैम्प स्टेशनरी का खर्चा है, फिर आपको दिखेगा ऑटो फेयर कन्वेयंस का है, पेन एंड नोटबुक स्टेशनरी का है, टी एंड स्नैक्स रिफ्रेशमेंट का है, कुरियर चार्जेस फिर से ये हमारे पास उसके क्या कहते हैं, कुरियर चार्जेस किस में जाएगा, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स का खर्चा, पोस्टेज का बनाना है, पोस्टेज का ही बनाना है तो पोस्टेज का होगा, ये भी पोस्टेज में जाएगा। फिर आगे आपके पास बस फेयर कन्वेयंस, प्रिंटिंग पेपर, स्टेशनरी। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आप कोई 3-4 कॉलम बना दोगे और एक सन्ड्री बना दोगे या मिसलेनियस बना दोगे। ठीक है, इसने हमारे को बता ही रखा है 5 बनाने, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 कॉलम्स की जगह बना देता हूं। एक, अरे 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 अरे, 1 2 3 4, एक बनाते हैं, ठीक है। मेन आपको जो ध्यान रखनी है ना चीज, पहले 4 कॉलम गलत नहीं बना देने, क्योंकि उसके बाद तो आपको एनालिसिस वाले आप जितनी जो मर्जी अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला पक्का आरडीवीपी से याद रख सकते हो, रिसिप्ट लिखोगे यहां पर, डेट लिखोगे यहां पर, वाउचर नंबर लिखोगे यहां पर, आरडीवीपी पर्टिकुलर्स लिखोगे यहां पर, और फिर यहाँ पे जो जो नाम दिए उसने, अच्छा टोटल पेमेंट्स लिखोगे पहले, टोटल पेमेंट्स, फिर टोटल पेमेंट का एक कॉलम, और फिर जो भी नाम दिए उसने क्वेश्चन ने, कहते हैं कि पोस्टेज, कन्वेयंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेयंस, स्टेशनरी, और क्या दे रखे आपको, रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस, रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस। समझ गए? ये सारे दे रखे हैं। अब आपने क्या करना है, बहुत आराम से चीजों को लिख देना, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आराम से एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा।
सबसे पहले तो उसने बोला प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑफ मेसर्स अजय एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 यूजिंग एनालिटिकल कॉलम्स। पेटी कैशियर इज गिवन 2000 ऑन 1 अप्रैल 2025। सबसे पहले तो आप देखोगे कितने पैसे दिए गए हैं। फिर उसने बोला अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मैंने तुम्हें समझाया ना कि मंथ एंड पे जितने खर्चे हो जाएंगे वो सारा खर्चा कैशियर रीइंबर्स कर देगा। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे। मैसर्स अजय एंटरप्राइजेस, मैसर्स अजय एंटरप्राइजेस पेटी कैश बुक फॉर अप्रैल 2025। ठीक है, ये आपने लिख दिया। शुरुआत में 2000 मिल रहे हैं 1 अप्रैल को, तो आप पर्टिकुलर का कॉलम भी एक ही है। मतलब कि जनरली हम देखते हैं कोई भी खाता होता है तो डेबिट साइड के अलग कॉलम होते हैं, क्रेडिट के अलग होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर और डेट का कॉमन कॉलम है, तो पर्टिकुलर से हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से कितने पैसे आ रहे हैं 2000। रिसिप्ट इधर लिखोगे तो ये डेबिट साइड में आया। तारीख क्या है 2025 अप्रैल 1। वाउचर नंबर आपको दिया नहीं हुआ तो आप सीरियल नंबर लिख देना, या मर्जी है मत लिखना। ठीक है, आप खाली छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझ आ रहा है फर्क क्या है। फर्क यह है कि पर्टिकुलर्स और डेट का कॉलम एक ही, अलग अलग नहीं है। तो आप यहीं पे लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट की आइटम में इंक्रीज हो रही है, रिसिप्ट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट 2000। फिर देखो आपके अब खर्चे शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल को बोट एनवेलप्स एंड स्टेम्प्स, पोस्टेज का खर्चा है, तो बाय लिखोगे आप बाय पोस्टेज। बस पोस्टेज एंड स्टेम्प्स लिख दो या पोस्टेज लिख दो, फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ठीक है, कितना है हमारा 80 रुपए। तो एनवेल्प्स एंड स्टेम्प्स का नाम नहीं लिखोगे, सीधा पोस्टेज लिखोगे जो आपके हेड का नाम है। कितना है 80 रुपीज। एक तो आप टोटल पेमेंट्स में लिखोगे और फिर जो कॉलम है वहां पे भी लिखोगे। कहां लिखोगे, एक तो टोटल पेमेंट्स में सारी टोटल आती रहेंगी, और जिस कॉलम से रिलेटेड है वहां पे अलग से लिख दोगे। दूसरी देखें, फिर कहते हैं 2 अप्रैल को ऑटो फेयर। ऑटो फेयर क्या हुआ, कन्वेयंस 50 रुपए। 2 अप्रैल को कन्वेयंस, ये अप्रैल 1 को था पिछला। फिर अप्रैल 2 को बाय कन्वेयंस 50 रुपए टोटल पेमेंट में, और पोस्टेज में नहीं जाएगा, कन्वेयंस में चला जाएगा 50 रुपए। आई बात समझ। अगला देखो, परचेज पेन एंड नोटबुक 120 रुपए, तो स्टेशनरी हो गया। अप्रैल 4 को लिखोगे स्टेशनरी, अप्रैल 4 को लिखोगे बाय स्टेशनरी। कितने की खरीदी है 120 की, तो 120 आ जाएंगे। किस कॉलम में लिखोगे, स्टेशनरी के कॉलम में 120 लिख दिए। इस तरीके से सबसे आसान काम है ये, सबसे आसान काम है। अगला देखो, पेड फॉर टी एंड स्नैक्स फॉर विजिटर्स 60 रुपीज, तो हम लिखते हैं पेड फॉर टी एंड स्नैक्स, इसको बोलोगे आप बाय रिफ्रेशमेंट 60 रुपीज। तो ये रिफ्रेशमेंट वाला कॉलम कहाँ है, ये रहा रिफ्रेशमेंट वाला कॉलम, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगला है मेरे पास अप्रैल 9 को, सारी अप्रैल 9 एक गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं, 10 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, 13 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, 19 कर देते हैं, 25 कर देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है देखो। 9th को हमें बोला उसने पेड कुरियर चार्जेस 100 रुपीज। कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस पोस्टेज में आ जाएगा, तो लिखेंगे 100 रुपए बाय पोस्टेज 90 रुपीज, 90 रुपीज। इस तरीके से एनालिटिकल कैश बुक आपकी काम करती है कि आप उस कॉलम में लिखते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि मंथली खर्चा मेरा पोस्टेज का कितना हो रहा है, कन्वेंस का कितना हो रहा है, स्टेशनरी का कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। अगला देखो क्या है, बस फेयर पेड टू स्टाफ मेंबर 40 रुपीज। फिर कन्वेंस का है, कन्वेंस कितना है अप्रैल 10 का, अप्रैल 10 बाय कन्वेंस 40 रुपए। कन्वेंस वाले कॉलम में 40 लिख दोगे, बाकी सब में डैश डाल देना ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाए। आगे देखो, अप्रैल 11 को बोट प्रिंटिंग पेपर, स्टेशनरी का खर्चा 150 रुपए। तो अप्रैल 11 को बाय स्टेशनरी कितना है 110, ये 110
सॉर्टेड है। अगला देखो क्या कहता है, फिर कहते हैं 13 अप्रैल को पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 70 रुपीज। बाय रिफ्रेशमेंट लिखोगे, बाय रिफ्रेशमेंट लिखोगे, बाय रिफ्रेशमेंट कितना दिया है, कितना दिया है 70 रुपीज। ये लिखोगे आप 70 रुपीज, 70। ठीक है, तो जो भी आइटम इनमें से कहीं नहीं जाएगी वो मिसलेनियस में चली जाएगी। आगे की ट्रांजेक्शन आप अपने आप कर लोगे, अब मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो आपको सिखाना है मेजरली वो सिखाना है कि इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, आप इसको बंद कैसे करते हो। तो क्लोजिंग ध्यान से देखना, क्लोजिंग आप ऐसे करते हो कि जैसे ये सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, फिर आप लिखोगे अप्रैल 30 को, कि लास्ट डेट पे, लास्ट डेट पे आप ना पहले तो यहाँ पे सारा टोटल कर लोगे कि टोटल पेमेंट कितनी हुई, तो आपको समझ आ जाएगी कि टोटल पेमेंट हुई है मेरी। जैसे मैं इनका टोटल करता हूं, ध्यान से देखना, ये हुआ मेरे पास 80 प्लस अरे 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 80 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 110 प्लस 70, ये हुआ 620 रुपए। तो मैं इनको ना ऐसे लिख लूंगा, 620 मेरी टोटल पेमेंट होगी। अब देखो मेरे पास कैश अकाउंट कितना था 2000, खर्चे कितने हुए मेरे 620, तो मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन बचा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कैरिड डाउन बचा, 2000 थे टोटल, 620 लग गए, कितना बचा 1380, तो मैं लिखूंगा 1380 रुपए। ठीक है, अब मेरा खाता यहाँ पे हो गया क्लोज। मैं इधर से इसको भी क्लोज कर दूंगा, इसको यहाँ पे टोटल करेंगे, सॉरी हम ये टोटल करेंगे 1380 और 620 2000, और मैं इसको भी इधर क्लोज कर दूंगा, रिसिप्ट साइड को भी। क्या बोला मैंने, आप क्या करोगे, पहले टोटल ऑफ पेमेंट्स कर लोगे, फिर बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे, फिर इसका टोटल 2000, इसका भी टोटल 2000, तो ये आपका एक महीने का खाता खत्म, बंद हो गया। अब इसके आगे देखो कैसे चलेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन के बाद क्लोजिंग बैलेंस है, फिर ये ओपनिंग बन के अगले साल अगले महीने आएगा, फिर अप्रैल के बाद आप लिखोगे May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बीडी आएगा आपका 1380। इम्प्रेस्ड सिस्टम के, सॉरी इधर नहीं आएगा ना बैलेंस यार, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा, अगर कैरी डाउन उस साइड है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा 1380, है ना, कि 1380 कैश पड़ा है। इम्प्रेस सिस्टम क्या बोलता है कि मंथ एंड के बाद आप क्या करो, जितने खर्चे वो सारे रीइंबर्स कर दो। खर्चे कितने हुए 620, तो 620 रीइंबर्स करोगे, तो इसके पास 620 और आ जाएंगे पेटी कैशियर के पास, तो वो क्या लिखेगा 1 मई को ही लिखेगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, उसके पास कितना आ जाएगा 620 रुपए। बस यहां पे आप छोड़ सकते हो कि अब उसके बाद 1380 प्लस 620 वापिस से 2000 हो गए, फिर अब अगले महीने के खर्चे लिखते चले जाओ, बाय ये बाय वो बाय ये बाय वो, बात खत्म। ठीक है, और इनका भी टोटल करना है आपको, इनका भी टोटल करना है, इन सबका टोटल भी करना है मंथ एंड पे। इसका टोटल आया 80 प्लस 90 170, इसका आया 40 प्लस 50 90, इसका आया 330, इसका आया 130, इसका आया 0। समझ गए, ये टोटल भी करना है। तो अब आपको समझ आ रहा चाहिए मेजरली पेटी कैश बुक में देखो स्टार्टिंग करनी कैसे है, टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट जितना भी आया कैश का वो, फिर बाय लिख लिख के सारे कर दो। एंड में पहले तो आपको बैलेंस टोटल ऑफ पेमेंट्स करना है, फिर बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, फिर ये नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस बनाना है, फिर वहां पे जितना खर्चा हुआ था सारे का सारा रीइंबर्स करवा लेना टू कैश अकाउंट लिख के। तो ये क्लोजिंग वाला पोर्शन बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही मेजरली बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से भी बढ़िया साथ के साथ कर ही लो। ठीक है, तो यहां पर हमारा पेटी कैश बुक खत्म होता है। अब सिंपल पेटी कैश बुक अगर कोई तुमसे पूछ ले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये यहां से लेके यहां तक हटा देना, बाकी सारा डिट्टो सेम पोर्शन। ठीक है, सिंपल कैश बुक कहे कोई बनाने को तो एनालिटिक वाला पार्ट हटा दो, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा डिट्टो यहां तक, बस ये यहां तक बन जाएगा, ये यहां तक बन जाएगा। समझ गए, तो ये क्या बन जाएगा आपका सिंपल कैश बुक। तो पेटी कैश सॉरी सिंपल पेटी कैश बुक बन जाएगा। तो एनालिटिकल में एनालिसिस भी होता है, उसमें एनालिसिस नहीं होगा, इतना ही फर्क होगा। तो अब दोनों तरीकों के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन पेपर में एनालिटिकल ही आने वाला है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और बुक से भी एक क्वेश्चन करके देख लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द चैप्टर।
कैश बुक हमने पूरा का पूरा विद पेटी कैश बुक, विद डबल कॉलम कैश बुक, विद सिंगल कॉलम कैश बुक, सब तरीकों के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मेरी गारंटी है अगर आपने पूरा का पूरा कैश बुक अच्छे से देखा है तो आपको पक्का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप निश्चिंत होके अपना पेपर दे सकते हो आराम से। जितने भी तुमने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने क्लास नोट्स बनवाए हैं, उनको नोट डाउन करा होगा तुमने, उनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लो, अच्छे से एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देख लो बुक से, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 शुरू करेंगे। हम ये पहले लेक्चर में परचेजेस बुक और सेल्स बुक दोनों को अच्छे से खत्म कर देंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न खत्म कर देंगे, फिर तीसरे में जनरल प्रॉपर खत्म कर देंगे। 3 क्लासों में वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।